तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा मोटिवेशनल कोट आपके लिए। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर गुड वर्क टुमारो इज टू डू गुड वर्क टुडे। क्या आप लोग इस चीज को मानते हो फ्रेंड्स? अगर आप लोगों को अच्छे कल के लिए अच्छे काम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे बेस्ट पता है क्या होता है? आज जो आप बेस्ट कर सकते हो ना वो दीजिए अपना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि कल आप अच्छा काम करोगे या बेहतर करोगे, ठीक है, तो वो कल भी तो आज बनकर ही आएगा। और जो आज है वो पिछले वाले कल के लिए भी तो कल था आपका। तो जिंदगी तो यूं ही गुजरती जा रही है, लहरें आ रही है और लहरें जा रही है, ठीक है, दिन आ रहे हैं दिन जा रहे हैं। जो करना है ना वो इसी मोमेंट में करना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला पल पिछले वाले पल के लिए भी आने वाला पल था। और यही पल, ठीक है, के लिए आप सोच रहे थे पिछले पल में कि अच्छा करेंगे करके। तो जो करना है वो अभी करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी से जो है फ्रेंड्स बेहतर जो है अपने आप को बनाना स्टार्ट कीजिए। जो आप लोग कर रहे हो, जो डेली लेक्चर्स आप लोग देख रहे हो, अच्छे से दिन ब दिन अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, यही चीज होती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कल रात में मैंने आप लोगों को जो चीजें सिखाई थी, आयरलैंड की कैपिटल, जैसे अभी ये डबलिन पूछ रहे थे यहाँ पर में, है ना, आयरलैंड की कैपिटल, और ये सारी की सारी चीजें। तो फ्रेंड्स ये जो छोटी छोटी चीजें जो प्रिपरेशन आप लोगों की हो रही है, जो आप सीख रहे हो, वियना कन्वेंशन, ठीक है, बता दीजिए अभी जो भी बच्चे कल रात में थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा भूला होगा कि वियना कन्वेंशन किस चीज से डील करता है। 1985 में इतना रिवीजन किया है हम लोगों ने। तो अपने आप को अभी से जो है बेहतर बनाना स्टार्ट कीजिए आप सभी लोग। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। आप लोगों को बताना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी और कब हुई थी ये भी बता दीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ईयर भी बताना है आप लोगों ने। ओके, चलिए आंसर करते जाइए सभी लोग कमेंट में। और एक बार फ्रेंड जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो प्लीज जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे। जिन्होंने लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, अपना मोटिवेशन देने के लिए। यहाँ पर मैं जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से सब जगह पे शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। और जो लोग भी अपने व्हाट्सएप के पे लगाते हैं स्टेटस वगैरह के ऊपर में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का? भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और कब हुई थी ये क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों से पूछा है तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 1854 के अंदर में हुई थी आपकी, ठीक है, 1854 में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के अंदर में जो पहली कपास मिल है, ठीक है, कावस जी नाना भाई दावर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कावस जी नाना भाई दावर के द्वारा जो है 1854 के अंदर में बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी पहली कॉटन मिल। ओके, बॉम्बे के अंदर में। और काफ़ी सारे पारसी जो ट्रेड पर्सन्स थे, जो पारसी गुजराती बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने बॉम्बे में, गुजरात के कई सारे इलाकों के अंदर में बहुत सारी 1850 से 1860 के बीच में फिर धीरे 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 काफ़ी सारी कॉटन की मिल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आप लोगों को ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हो फ्रेंड्स कि कावस जी नाना भाई दावर जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार जो है 1854 में बॉम्बे में स्पिनिंग मिल या फिर आप लोग बोल सकते हो कॉटन मिल की शुरुआत की थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? एस्टेट का क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करवा देते सर, आंसर की आ गई है नीतू कुमारी जी। चलिए बिल्कुल मैं करवा दूंगा। आपके पास में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एस्टेट के पेपर्स दिए हैं और उनकी आंसर की उन लोगों के पास में अगर आ गई है तो प्लीज़ आप लोग care@teachingparisha.com के ऊपर में भेज देंगे। राजहरण कुमार जी, पूरी सांत्वना है आपके साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं 10 डिग्री की, ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है आप लोगों का किस चीज से रिलेटेड है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है। तो कितने लोगों ने इतने इस चीज को एलिमिनेट कर दिया है? एक एक चीज को एलिमिनेट करना है, यही हम लोगों ने डिसाइड किया था। एक एक चीज को हम लोग एलिमिनेट करते चलेंगे। ये तो 4 आपका एलिमिनेट हो गया यहाँ पर में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो 9 डिग्री चैनल है आप लोगों का, ये क्या करता है फ्रेंड्स? 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय जो द्वीप है लक्षद्वीप का, उसको वो बाकी के लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनी कॉय को, ठीक है। तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगने वाली है आप लोगों की। सी की जोड़ी 2 के साथ में लगनी है आपकी। सी की जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी। देखिए यहाँ नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कितने लोगों ने सोचकर आंसर लगाया था, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। कितने लोग हैं जिन्होंने बी आंसर लगाया है? उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि 8 डिग्री चैनल आप लोगों का, ठीक है, तो 8 डिग्री जो चैनल है आप लोगों का, ये क्या करता है? ये आप लोगों का मालदीव्स को मिनी कॉय से, मिनी कॉय कहां पर में? मिनी कॉय ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप में है,
ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसको मालदीव से अलग करता है मिनिकॉय को। तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का, ये मिनिकॉय है, या फिर आप इसको पूरा लक्षद्वीप भी बोल सकते हो बेसिकली। तो लक्षद्वीप को या मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है, मालदीव से नीचे में, मालदीव देश आपका इधर में, ठीक है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये भी आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ये जो लक्षद्वीप है आप लोगों का, ठीक है, लक्षद्वीप जो है उसको अलग करता है मिनिकॉय से। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक द्वीप है, जिसको अलग करता है बाकी के लक्षद्वीप से। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करता है हमारे लक्षद्वीप से, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, जैसे डंकन पास आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट है, डंकन पास। देखिए फ्रेंड, डंकन पास की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो यहाँ पर मैं डंकन पास दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं डंकन पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस है आप लोगों का। यहाँ पर मैं लिटिल अंडमान है और ये है मिडिल अंडमान आप लोगों का। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि लिटिल अंडमान को ग्रेटर अंडमान या फिर जो आप लोगों का मिडिल अंडमान है उससे जो है सेपरेट करता है डंकन पास, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दिखा देता हूँ। मालदीव और मिनिकॉय या फिर जो लक्षद्वीप है उसके बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप या फिर आप लोग बोल सकते हो कावारती जो है उसको मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कोटा अंडमान, ठीक है, और निकोबार जो मतलब बेसिकली अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उनके बीच में 10 डिग्री चैनल है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है। दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है आप लोगों का, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हो बाकी के आप लोगों के दिए गए हैं यहाँ पर में, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप लोग बता देना टेलीग्राम के ऊपर में, आप लोगों के साथ में टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, और इंस्टाग्राम के ऊपर में आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे ये वाली इमेज भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। खान बहादुर खान और कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर में किया था? दोनों का रिस्पेक्टिवली आप लोगों ने बताना है। अच्छा, भेजे टेलीग्राम के ऊपर में, चलो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से वापस से मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए खान बहादुर खान जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये कहाँ से लड़े थे, ठीक है, ये आप लोगों के लड़े थे बरेली से, ठीक है। और कुंवर सिंह जो है, ठीक है, ये बिहार आरा जो जगदीशपुर है, ठीक है, वहां से लड़े थे ये याद रखना है आप लोगों ने, कुंवर सिंह 1857 की लड़ाई में। तो खान बहादुर खान बरेली से, ये याद रखना है आप लोगों ने। और कुंवर सिंह, ठीक है, और इन जो अमर सिंह है, ठीक है, इन लोगों ने आरा से लड़ाई लड़ी थी। कुंवर सिंह जो है ये ओल्ड जमींदार थे जगदीशपुर के, और आरा से लड़ते हुए सेंट्रल इंडिया के अंदर में इन्होंने कदम बढ़ाए थे, और फिर बाद में इनकी लड़ते लड़ते मृत्यु भी हो गई थी। तो खान बहादुर खान बरेली, कुंवर सिंह आरा, 1857 का विद्रोह। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि बरेली से कौन लड़ा था? खान बहादुर खान ने। अच्छा, इनके विद्रोह, इनको दबाया किसने था? ठीक है, इनके विद्रोह को किसने दबा दिया था, या इनको लड़ते लड़ते किसने हरा दिया था? ठीक है, कैंपबेल ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं बिहार के अंदर में, ठीक है, आरा के अंदर में कुंवर सिंह को किसने हराया था? विलियम टेलर। ये सभी लोग लिखो, सभी लोग जल्दी से, ठीक है। बिहार के अंदर में, आरा के अंदर में विलियम टेलर ने हराया था इनको। अब बात आती है आप लोगों की ग्वालियर और झांसी की। तो झांसी और ग्वालियर से जो है फ्रेंड्स बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। झांसी की रानी जो है वो लड़ते लड़ते ग्वालियर चली गई थी, जहां पर में इनकी मृत्यु हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर में हुई थी? लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी एक्चुअल में। किसने हराया था उनको? जनरल ह्यू रोज ने, ठीक है, ह्यू रोज, जनरल ह्यू रोज, इन्होंने हराया था। और एक बात आप लोगों को बताऊं मैं, ह्यू रोज ने एक बार कहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर में मरे हैं ना, जितने भी लोग लड़े थे, उन सारे मर्दों में अगर कोई सबसे ज्यादा मर्दानी थी, ठीक है, जो एक्चुअल में लड़ने के केस में बोल रहे थे, तो ह्यू रोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई जितने भी पुरुष लड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर में शौर्यवान थी? तो ह्यू रोज ने कहा। तो हमने इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई को रोज पसंद था, गुलाब का फूल पसंद था, ऐसा रख लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किसने हराया था? ह्यू रोज ने हराया था। रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ किसने की थी? ह्यू रोज ने की थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो लड़ रहा था तो वही तारीफ करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि टेलर जाके वहां पर में तारीफ करके आएगा उनकी। अरे भाई, जो लड़ रहा था, जिसने लड़ते हुए देखा वही तारीफ करेगा उनकी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स कि रानी लक्ष्मीबाई, ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअल में एग्जाम के अंदर में, ठीक है, और पूछते भी है। और मैंने पहले भी आप लोगों को रोज का एग्जांपल दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई को रोज पसंद है, ऐसा समझ लेना आप लोग, गुलाब पसंद है करके। अब वैसे रोज की स्पेलिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग याद रखने के लिए कर सकते हो उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई की मदद कर रहे थे तात्या टोपे, जो कि आपके नाना साहेब जो है उनके जनरल हुआ करते थे, ठीक है। नाना साहेब ने ही भेजा था रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए उनको।
प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग, और भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इसको याद करेंगे। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि मेरे को ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताने का मोटिवेशन मिलता रहे। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण कर उसकी लूटपाट की थी? तो 1025 के अंदर में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये आप लोग बताएंगे। तो मोहम्मद गौहरी, महमूद गजनी, चंगेज खान, नादिर शाह। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये चीज को याद रखना है कि महमूद गजनी जो है इसने हमला किया था, ठीक है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर में, ओके। और सोमनाथ मंदिर को उसने तोड़फोड़ कर दिया था, वहां से लूटपाट भी की थी। महमूद गजनी। गजनी जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गजनी गजनवी या गजनी जो है वहां उसकी राजधानी थी, वहां का शासक था ये अफगानिस्तान के इलाके के अंदर में। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर के ऊपर में ये हमला किया गया था महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, मतलब गजनी का राजा था वो, ये याद रखना है आप लोगों ने। और एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि करीब 17 बार जो है उसने हमला किया है भारत के अंदर में, ठीक है। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 एडी के बीच में 17 बार। प्लस मोहम्मद घोरी जो है इसने हमला किया था, ठीक है, 1191 के अंदर में, ठीक है, और 1192 के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1192 के अंदर में आपकी तराई की पहली लड़ाई, तराई की दूसरी लड़ाई, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। 1191 1192 के अंदर में मोहम्मद घोरी ने हमला किया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था, वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहां पर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। टीचिंग परीक्षा आप लोगों ने सर्च करना है, सिंपली आप लोगों को वहां पर में मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वो मुड़ती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जिसे कहा जाता है। एक नदी है, ठीक है, पहाड़ से उतरी वो, ठीक है, फिर जैसी मैदानी इलाके में उतरी और वो चौंक गई, उई माँ ये कहाँ आ गई मैं, और मस्त पैकी लहराते बलखाते हुए जो है वो चलती है। तो वो जो लहराते बलखाते हुए चलती है उसको क्या कहते हैं? मिएंडर्स कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे हो कि ये नदी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ में जैसे ही उतरी तो ये ऐसे मोड़ बना के बहने लगी इस तरीके से, ठीक है। इसको मिएंडर्स कहा जाता है, विसर्प या फिर मिएंडर्स बोलते हैं इसको, ओके, मिएंडर या फिर विसर्प। तो नदी मैदानी पहाड़ के ऊपर में से उतरी नदी, ठीक है, ऐसे, और इस तरीके से मोड़ बना के जो बहती है ना, ये मोड़ जो होते हैं इनको कहा जाता है मिएंडर या विसर्प। ये याद रखेंगे आप लोग, ओके, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। बिल्कुल आसिया, आसिया परवीन जी, बिल्कुल ये जो है जितनी भी आप लोगों के एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स के लिए लाभदायक होने वाला है ये, ओके। चलिए, अच्छा ये तटबंध क्या होता है? अब जो नदी है, मान लो ये नदी बह रही है, तो क्या नदी का पानी को इधर उधर जाने दूं मैं? नदी का जो पानी है जो बह रहा है, तट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए नदी को? आप लोग खुद इमेजिन करो, इमेजिन करो कि नदी का तट ही नहीं है, तो नदी का पानी तो इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ठीक है। तो जो तट उठा हुआ जो एरिया होता है तट का, उसको तटबंध या लीवीज कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। लीवीज। फ्लड प्लेन मतलब जहां पर में जब भी बाढ़ आती है और नदी का पानी जहां जहां तक फैल जाता है, ठीक है, उस एरिया को जो है फ्लड प्लेन बोलते हैं। फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान, जहां जहां पर में नदी का पानी बाढ़ के मदद से जाता है। और डेल्टा मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है जब नदी अपने आखिरी चरण पर होती है, ठीक है, और वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में टूट जाती है। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको डेल्टा बोलते हो आप लोग। जब नदी आखिरी चरण पे समुद्र से मिलने से पहले अलग अलग छोटे छोटी स्ट्रीम्स में टूट जाती है, उसको डेल्टा कहा जाता है। और आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है पूरी दुनिया का? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? जल्दी बताइए आप लोग। जी बिल्कुल, शुभम यादव जी। जैसे मैंने कहा कि सारी एग्जाम्स में काम आएगा, तो आपको झारखंड पीजीटी में भी काम आएगा। और आपको पता है कि झारखंड अभी जो कल पेपर मुझे किसी ने भेजा है यहाँ पर में, आई थिंक पुष्पा जी ने भेजा है, ठीक है, मोहित कुमार जी ने भी भेजा है। तो वो जो पेपर्स है उसके अंदर में मैंने देखा काफी सारे क्वेश्चन तो वही है जो हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। भारतीय राज्यों और उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा वाला सही है ये बताना है आप लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच रिगार्डिंग इंडियन स्टेट्स एंड देयर फाउंडर्स। अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों के जो ऑप्शंस है वो मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो है फ्रेंड्स बिना ऑप्शन के भी आंसर लगा सकते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। बिना ऑप्शंस के भी आप लोग यहाँ पर में आंसर लगा पाओगे। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। कौन कौन से सही है ये बता दीजिए। अवध की स्थापना किसने की थी? क्या शुजा उद्दौला ने की थी अवध की स्थापना? हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जहां ने, और बंगाल की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खान ने। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मुगल सल्तनत वीक होती गई,
पहले क्या था, मुगल सल्तनत का शासन था। जैसे जैसे मुगल वीक होते गए, जो उनके गवर्नर्स या फिर उनके जो सूबेदार वगैरह हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने अलग राज्य बनाने स्टार्ट कर दिए। तो हैदराबाद जो है यहाँ पर में दक्षिण के अंदर में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी आसफ जहां ने। ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। बंगाल जो है वो धीरे धीरे किसके नेतृत्व में अलग हुआ, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे अलग हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है बंगाल। लेकिन अगर मैं अवध की बात करूं तो अवध जो है यहाँ पर में अवध जो है वो शुजाउद्दौला नहीं, ठीक है, सआदत खान नाम था उनका, सआदत खान, ठीक है, सआदत खान उनका नाम था। सआदत खान जो थे उनके नेतृत्व में ये अलग हुआ था। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग इस ऑप्शन को, यहाँ पर में ऑप्शंस आने चाहिए थे 2 एंड 3, 1 एंड 2, तो वो आप लोगों को याद रखना था। तो 2 एंड 3 यहाँ पर में सही है आप लोगों का, ठीक है। तो अवध की स्थापना जो है वो सआदत खान ने की थी, मुगल सल्तनत से अलग होकर, ठीक है, अवध की स्थापना, ये आप लोग याद रखोगे। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं बंगाल की स्थापना किसने की, तो मुर्शिद कुली खान ने की थी। सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर में मुर्शिद कुली खान। उसके बाद में हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो आसफ जहां ने की थी, ये याद रखना है। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में क्या कॉमन है? सबसे पहली बात तो इन्होंने मुगलों से अलग होकर अपने राज्य की स्थापना की थी, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों के तीनों जो है वो बड़े मनसबदारी पोजीशन के ऊपर में थे मुगलों के समय में। तो मुगल दरबार में बड़े मनसबदार हुआ करते थे, ठीक है। जैसे सादत खान 600 जात का मनसबदार था। जात रैंक का मतलब होता है फ्रेंड्स, जितनी ज्यादा आप लोगों का नंबर उतने ज्यादा आपकी पोस्ट बढ़ी, ठीक है। उसके बाद में जो मुर्शिद कुली खान थे, आप देख सकते हो 700 जात रैंक का मनसबदार थे, ठीक है। आसफ जहां जो है ये 7,000 के, और ये भी 7,000 के जो है मनसबदार हुआ करते थे। तो हाई पोजीशन हुआ करती थी, ये बड़ी बड़ी पोजीशन इनको दी गई थी। तो तीनों के तीनों बड़े बड़े मनसबदार हुआ करते थे और अलग अलग राज्य की स्थापना की जैसे ही मुगल वीक हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। तो अवध की स्थापना किसने की, हैदराबाद की स्थापना किसने की, और बंगाल की स्थापना किसने की, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। रॉकस्टार बोले सर मैं आपका ऐप का स्टूडेंट हूँ सर, मेरा बीपीएससी एग्जाम में 60 नंबर आ रहा है, थैंक यू सर। चलो बहुत अच्छी बात है रॉकस्टार जी, 60 नंबर मतलब तो बहुत बढ़िया, आपका तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। मैंने आप लोगों से कहा था कि वैदिक जो नाम है, और टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ में जो है टीम ने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में। तो बताइए कि वैदिक जो नाम है, जो पुराने नाम है रिवर्स के, उनकी जोड़ी लगानी है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ने लगा दी जोड़ी, बताइए यहाँ पर मैं आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए अगर मैं ब्यास नदी की बात करूं आप लोगों से, तो इसको विपास बोला जाता था, विपास नदी, ठीक है, विपास नदी, ब्यास को विपास, सिंपल सी बात है। ओके, परुष्णी नदी रावी नदी है, 10 राजन युद्ध हुआ था इसके किनारे के ऊपर में, 10 राजन युद्ध, ठीक है। तो ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, ठीक है, बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है, तो लगा लो यहाँ पर में, ठीक है। 3 और 4 आना चाहिए आप लोगों का, 3 और 4 यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, खत्म हो गई बात यहाँ पर में, ठीक है। कितना सिंपल सा था। उसके बाद में असिकनी नदी जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को याद रखना है, और वितस्ता नदी। तो असिकनी नदी जो है फ्रेंड्स, ये चिनाब नदी को कहा जाता था, चिनाब नदी को, चिनाब नदी जो है उसको असिकनी कहते थे, और वितस्ता जो है ये झीलम नदी को, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा याद होगा। ये याद ही होता है आप लोगों को रिवीजन कर करके। जैसे आपको पारुष्णी नदी याद हो गया होगा, काफी सारे लोग हैं जिनको पारुष्णी नदी याद हो गया। कितने लोग हैं जिनको पारुष्णी नदी याद है, हाथ ऊपर करके बता देंगे। पारुष्णी नदी याद हो गया, 10 राजन युद्ध हुआ था वहां पर में, रावी नदी के किनारे के ऊपर में। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है, एक ही जगह पे लगी थी बी की जोड़ी 4 के साथ में, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। वैसे ही फ्रेंड्स ब्यास की जोड़ी, ब्यास को विपास कहा जाता है, ये याद कर लो। असिकनी को चेनाब और वितस्ता को झीलम। धीरे धीरे करके जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। उससे पहले आप लोग देख सकते हो कि जो है कौन सी नदी को क्या कहा जाता है। पारुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता था, ठीक है। रावी नदी को पारुष्णी नदी कहा जाता था, चेनाब को असिकनी, झीलम को वितस्ता, ठीक है। इंडस नदी या सिंधु नदी, उसको सिंधु नदी ही बोलते हैं हम लोग। ब्यास नदी को विपास नदी कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि सतलज नदी भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुतुद्री या शुतुद्री, कई जगह पे सुतुद्री लिखेगा, कई जगह पे शुतुद्री लिखेगा आप लोगों को, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गेट टू मक्का। मक्का का द्वार किसको कहा जाता था। मक्का मतलब वो खाने वाला मक्का नहीं है यहाँ पर मैं, बेसिकली यहाँ पर मैं बात हो रही है मक्का एक शहर जो है सऊदी अरब के अंदर में, जहाँ पर में लोग हज के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मक्का का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता था, या गेट टू मक्का कहा जाता था, क्योंकि भारत के जो लोग थे वो उस बंदरगाह से होकर जाते थे मक्का, ठीक है। तो सूरत जो है फ्रेंड्स, इसको मक्का का द्वार कहा जाता था, गेट टू मक्का। मक्का अगर किसी को जाना है, किसी को हज पे जाना है भारत से, तो सूरत का जो बंदरगाह था वहां से जाते थे, सूरत पोर्ट से, ठीक है। भारत आप देख रहे हो यहाँ पर में आप लोगों का, और यहाँ पर में है सूरत। तो सूरत जो है फ्रेंड्स यहाँ से जाया जाता था, ठीक है।
यहाँ से बढ़िया से जहाज में बैठकर, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो थे नहीं, समुद्री जहाज हुआ करते थे, तो समुद्री जहाज से होते हुए इस तरीके से यहाँ पर में मक्का जाया जाता था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये सऊदी अरब देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर में है मक्का। ओके, चलिए, तो ये थोड़ी सी चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो गेट टू मक्का किसको कहा जाता है? ठीक है, मक्के का द्वार। तो मक्के का द्वार कहा जाता है सूरत को। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। यहाँ पर मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग बात करोगे यहाँ पर में, ठीक है, तो जो आप लोगों का सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, आप लोगों का यहाँ सतलज नदी तक का जो एरिया है उसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद में सतलज नदी से लेकर आप लोगों का काली नदी तक का जो एरिया है उसको कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर आप लोगों का तीस्ता नदी तक का जो एरिया है आप लोगों का उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय, ठीक है। और नेपाल हिमालय से आगे का जो है आप लोगों का उसको कहा जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय, सिक्किम हिमालय, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। आपको पता है कि नाथुला और जेलेपला कहाँ पर में आप लोगों के, ये आप लोगों के सिक्किम के अंदर में है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर में कुमाऊं को एलिमिनेट कर सकते थे, पंजाब हिमालय को, कश्मीर हिमालय को एलिमिनेट कर सकते थे। सिक्किम के अंदर में है ये आपका जेलेपला दर्रा, सिक्किम के अंदर में। तो सिक्किम राज्य के अंदर में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा आप लोग दोनों यहाँ पर में देख सकते हो। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा या पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का जो पहाड़ियां है, ठीक है, उनके बीच का रास्ता, दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता जाता है उसको कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता, ठीक है। तो नथुला और जेलेपला दोनों के दोनों सिक्किम में, जल्दी जल्दी से लिख लो सभी लोग, जेलेपला और नथुला दोनों के दोनों सिक्किम में है। सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, एक एक बच्चा यहाँ पर में लिख देगा, ठीक है। चलिए, और लाइक भी करते चलो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो जेलेपला और नाथुला, लास्ट में पूछूंगा मैं आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी का मतलब होता है फ्रेंड जो सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है। अगर आपको लेंथ बोलना होता उसको, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप लोगों से बोला होता कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, लेकिन यहां पर मैं वो क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी वाली सहायक नदी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी जब सहायक नदी यहां पर मैं पूछा है आप लोगों से, ओके, नदी देती है, इसी वजह से आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सबसे लंबी वाली पूछा होता, सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है भाई लोग, तो सबसे लंबी जो है वो आप लोगों को लगाना था सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी जो है आप लोगों की, ठीक है, सतलज नदी जो है आप लोगों की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये है चेनाब नदी आप लोगों की। चेनाब नदी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है, सबसे ज्यादा पानी चेनाब नदी लेकर आती है। लेकिन अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछता तो सतलज होता आपका, सबसे लंबी वाली सहायक नदी। तो सबसे ज्यादा पानी या सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी चेनाब नदी है, सबसे लंबी वाली बोले तो सतलज है। तो दोनों के दोनों आप लोग लिख लो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, दोनों में फर्क है। अगर लॉन्गेस्ट बोलेगा तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, चलो एक बार फिर से लिख दो, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये अगर आपका होता तो आंसर क्या लगाते हैं, आप लोग लिख दो, फिर से लिख दो यार, कोई बात नहीं है, रिवीजन जो है वही आप लोगों को आगे बढ़ाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आया था? तो साइमन कमीशन ने भारत में प्रवेश कब किया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज, ठीक है। भारत में प्रवेश कब किया था साइमन कमीशन ने? तो साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसका निर्माण कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो इसका निर्माण या इसको जो फाउंड किया गया था आप लोगों का, बनाया गया था, ये था आपका नवंबर, ठीक है, 1927 के अंदर में। लेकिन ये भारत कब आया इंडिया के अंदर में? तो ये इंडिया में आया था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, फरवरी 1928 के अंदर में, ठीक है, फरवरी 1928 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन को क्यों भेजा गया था? साइमन कमीशन को भेजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आप लोगों का, ठीक है, 1919, इसकी जांच करने के लिए, और जो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं, जो संवैधानिक सुधार करने हैं भारत के अंदर में, उसको सजेस्ट करने के लिए, टू सजेस्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, जो भी रिफॉर्म्स करने हैं आगे में भारत के अंदर में, कौन से चेंजेस करने हैं, क्या एक्ट में बदलाव करना है, ठीक है, आप भेज देना BS टेट के अंदर में, जो आप बता रहे हो कि इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बच्चों को हम लोग करा देंगे, बच्चों लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा इसमें मोटिवेशन मिलेगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, ये अगर आप बात कर रहे हो तो ये ऑल वाइट कमीशन था, सारे के सारे लोग इसके अंदर में क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे जो है वो गोरे मुंह के थे,
व्हाइट कमीशन मतलब सारे के सारे जो है श्वेत लोग थे इसके अंदर में, गोरे लोग थे। गोरे लोग मतलब हमारे भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे गोरे गोरे लोग हैं यार, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। व्हाइट कमीशन मतलब अंग्रेज थे वो लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बैठ के सोच रहा हो हाय सर मैंने इतनी फेयर एंड लवली लगा लगा के जो है इतनी गोरी हुई हूँ मैं, और मेरे को बाहर ही बता दिया। नहीं, वो वाले गोरे नहीं। यहाँ पर मैं व्हाइट का मतलब है आप लोगों का सारे के सारे अंग्रेज थे। कोई भारतीय गोरा है तो होने दो यार, हम लोग गोरे लोगों में भेदभाव नहीं करते हम लोग। तो गोरे लोग जितने भी गोरे लोग हैं आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम गोरे लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक है। गोरे लोगों को भी हम सब लोग अपना ही मानते हैं। हम मेजोरिटी लोग काले हैं यार हमारे भारत के अंदर में, तो चलता है अपना ही कहा, ठीक है। अब मेजोरिटी अपनी है, गोरे लोग काले लोगों की है, ठीक है। चलिए, तो श्वेत आयोग कहा गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। श्वेत मतलब सारे के सारे लोग इसमें अंग्रेज थे, इस वजह से इसका विरोध किया गया था, कोई भी भारतीय नहीं था उसमें। कृष्णराज सागर बांध जो है वो आपका कौन से नदी के ऊपर में है और कौन से राज्य में है, ये भी आप लोग बता देंगे मेरे को। स्टेट भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से, कौन से राज्य में। हाँ, आपका रंग गेहुआ है। गेहुआ क्या होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमको मतलब काले होने में कोई बुराई थोड़ी है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, ठीक है। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो चलिए, कृष्णराज सागर बांध जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये आप लोगों को याद रखना है, कावेरी नदी के ऊपर में है कृष्णराज सागर बांध। और अगर आप लोगों से राज्य पूछा जाए तो कर्नाटका के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, कर्नाटका में। इसी नदी के ऊपर में तमिलनाडु के अंदर में भी एक बांध बनाया गया है। पहले जो है यहाँ पर में कृष्णराज सागर बांध आपका कर्नाटक में आपको मिलेगा, फिर ये नदी जब तमिलनाडु में जाती है तो यहाँ पर में एक मेट्टूर बांध और बनाया गया है, मेट्टूर बांध, मेट्टूर डैम। तो मेट्टूर डैम भी जो है कावेरी नदी पर है, लेकिन वो तमिलनाडु के अंदर में है। मैप के थ्रू भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आप लोगों का। तो मैप के थ्रू अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो कावेरी नदी जो है आप लोगों की, ठीक है, कावेरी नदी, उसके ऊपर में बनाया गया आप लोगों का कृष्णराज सागर डैम, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख लीजिए कृष्णराज सागर डैम। और जैसे ही तमिलनाडु में एंटर करोगे, ठीक है, यहाँ से तमिलनाडु आप लोगों का स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर में यहाँ बनाया गया मेट्टूर डैम। तो कृष्णराज सागर डैम कर्नाटक वाले साइड में है, कर्नाटक वाले साइड में। और मेट्टूर डैम जो है आप लोगों का, ठीक है, मेट्टूर डैम जो है ये बनाया गया है तमिलनाडु वाले साइड के अंदर, मेट्टूर डैम, ठीक है। तो दोनों के दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि मेट्रो डैम वाला क्वेश्चन जो है वो यूपीटेट पेपर 1 में भी आ चुका है, काफी सारे और भी एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए, देखिए बाकी के जो इंपॉर्टेंट वाले डैम्स है आप लोगों के, वो भी आप लोग देख सकते हो। बहुत शुक्रिया कंचना शर्मा जी, कंचन शर्मा जी, ओके। तो देखिए आप लोगों का भवानी सागर डैम तमिलनाडु में है, भवानी नदी के ऊपर में, ठीक है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी के ऊपर में, रिहान डैम रिहान नदी के ऊपर में उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में मैथुन डैम आप लोगों से बोला गया है, कहाँ पर में है। तो मैथुन डैम जो है ये बाराकर नदी में है, झारखंड में, ठीक है, बाराकर नदी पे। तो जितने भी लोग झारखंड वाले प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। कोयना डैम, ठीक है, कोयना डैम जो है कोयना नदी के ऊपर में ही बना है। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आप देख सकते हो मेट्टूर डैम के बारे में आप लोगों से बोला गया है। मेट्टूर डैम कहाँ पर में, मेट्टूर डैम तो कावेरी नदी पर है। कृष्णराज सागर डैम आप लोग देख सकते हो कावेरी नदी के ऊपर में। आपका इंदिरा सागर डैम आप मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर में बनाया गया है। इस तरीके से भी आपको इसको याद रखना है सारे लोगों ने, ठीक है। अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर में, चलो मेरे को यहाँ से चीटिंग करके बताओ आप लोग, भाखड़ा नांगल डैम कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है। सभी के सभी लोग यहाँ पर में जो है आप लोग कोई जिन लोगों को याद है वो लोग डायरेक्ट लिखेंगे, जिनको याद नहीं है वो लोग चीटिंग करके लिख देंगे यहाँ पर में कमेंट बॉक्स में। और टेहरी डैम जो है वो कौन से राज्य में है और कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया ये भी लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है, लिख दो यहाँ पर में आप सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये वाला अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर में मैं आप लोगों के लिए शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। जो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में टीम प्लीज जो हमारे प्यारे से बच्चे हैं उन लोगों के लिए भेज देना। दानिश शेख DANISHSHEIKH दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप। और टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग टीचिंग ठीक है परीक्षा, इसके ऊपर में भी भेज देना आप प्लीज, ठीक है। चलिए प्लीज इसको याद रख। अच्छा, एक और हम और करते हैं, जो हमारे ऐप है ना उसके अंदर में जो कोर्सेज है उसके अंदर में भी हम लोग एक इमेजेस का वो बना देते हैं। जो भी बच्चे हैं ऐप वाले वो बता देंगे, उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। एक इमेजेस का जो है ना वो बना देते हैं हम लोग यहाँ पर में, आप लोगों का एक फोल्डर बना देते हैं वहां पर में जाकर, ताकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वाले इमेजेस वगैरह वो सारे के सारे वहां पर में डालते रहे, आप लोग वहां से रिवाइज कर सकते हो, वही के वही एकदम मस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, है ना। चलिए मेनका कुमारी बोल रहे यस सर प्लीज, चलो बिल्कुल ये कर देते हैं, हम आज ही कर देंगे। टीम प्लीज इस चीज को ध्यान रखे और आज जो है वो ASAP इसको बना दिया जाए प्लीज। हिंदी कौन पढ़ा था? हिंदी ईशा मैम,
निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पैक पैक है सारा का सारा। और अगर मान लीजिए कि दूर दूर है पार्टिकल्स, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है, तो वो बोलेंगे डेंसिटी कम है। अगर पार्टिकल्स बहुत चिपके चिपके से है तो वो बोलेंगे कि डेंसिटी ज्यादा है करके, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है। क्लास कैसे ज्वाइन करें? तो सिंपल सा है, टीचिंग परीक्षा ऐप जो है उसके ऊपर में आप लॉगिन कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर आप 7611101101 इस पे, या 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल कर सकते हो। इन दोनों में से किसी भी नंबर के ऊपर में आपको जानकारी दे देंगे। तो सबसे अधिक घनत्व जो है फ्रेंड्स हमारे अर्थ का ही है, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर में सबसे ज्यादा घनत्व है। हमारे अर्थ का जो घनत्व है फ्रेंड्स वो 5.51 है, आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स है उनकी डेंसिटी की यहाँ पर में, ठीक है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर लिस्ट में देख सकते हो कि अर्थ की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो है 5.51, ठीक है, वो बस 2 डिजिट तक ही करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का आप लोगों ने अगर मान लीजिए क्यूब यहाँ पर में बना दिया इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ जो है सारे साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की है जिसकी, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों ने बना दिया, ओके, अर्थ का, ओके, अर्थ का अगर आपने बना दिया तो हर इसके अंदर में कितना ग्राम आएगा? ठीक है, 5.51 जो है ग्राम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में। अर्थ की डेंसिटी इतनी है। वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो सबसे कम डेंसिटी अगर किसी की है वो है सैटर्न की, शनि ग्रह की। तो सबसे कम डेंसिटी है, देखिए 1 से भी कम है। 1 से कम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है वो पानी के ऊपर में जो है एकदम पानी के एकदम सतह के ऊपर में तैर सकता है, ठीक है, पानी के सतह के ऊपर में, अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो। अगर 1 से कम हो गई डेंसिटी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से कम हो गई, तो वो जो है वो उसके अंदर में क्या होगा फ्रेंड्स, उसके मतलब उसके अंदर में डूब जाएगा अगर 1 से ज्यादा है तो। अगर 1 से कम है तो वो उसके ऊपर में तैरता रहेगा। अगर आप लोगों ने शनि ग्रह जितना एक बाथ टब बना दिया, या फिर आप लोगों ने चाय का कप बना दिया, मान लो इस तरीके से चाय का कप बना दिया आप लोगों ने, और उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, और उसके ऊपर में लाके शनि ग्रह को डाल दिया इसके ऊपर में, तो शनि जो है वो उसके ऊपर में फुदकता रहेगा, डूबेगा नहीं अंदर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, 1 से भी कम है उसकी डेंसिटी। तो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सैटर्न की है, और सबसे ज्यादा किसकी है? अर्थ की है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, भाखड़ा नंगल डैम जो है सतलज रिवर, वेरी गुड प्रीतिका वर्मा जी। ऐसे ही सारे लोग जो भी पूछ रहे हो आप लोगों को सारे आंसर्स करते रहिए, और जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे सभी लोग। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ओके। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की है, सबसे कम सैटर्न की है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, इसका भी आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। बताइए यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें बोला गया है आप लोगों को कि नीचे दिए गए जो कूट है उनको आप लोगों ने जोड़ी लगानी है कि पल्लव लोगों की राजधानी क्या थी, पांड्या की क्या थी, यादव वंश की क्या थी, काकटिया राजवंश की राजधानी क्या थी। तो किसकी जोड़ी किसके साथ लगेंगी? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पांड्या राजवंश की राजधानी भी पता हो ना, अगर पांड्या, ये तो हमेशा पता होना चाहिए पांड्या की, आज जो है ये चीज तो सीख ही लो। पांड्या लोगों की राजधानी क्या थी? मदुरई, ठीक है। दक्षिण भारत में मदुरई जो शहर है तमिलनाडु में, ये पांड्या लोगों की राजधानी थी। तो पांड्या लोगों की राजधानी मदुरई, सिंपल, ओके। तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी चाहिए, यहां नहीं लगी है, यहां भी नहीं लगी है, यहां भी नहीं लगी है। आंसर जो है यहां पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पल्लव लोगों की, तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। कांची है क्या कहीं पे आप लोगों का? कांची, कांची रे, ठीक है। तो कांची आप लोगों की लग गई, यहाँ पर में एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की। तो सी यहाँ पर में आंसर नहीं हो सकता था आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन 1 तो भी ऑप्शन एलिमिनेट करते आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स काकटिया राजवंश की राजधानी थी वारंगल, काकटिया, ठीक है। आज का जो तेलंगाना है ना वहां पर में वारंगल था, ठीक है, वारंगल, काकटिया राजवंश वहां पर में शासन करता था आपका। तो काकटिया की राजधानी वारंगल, डी की जोड़ी 1 के साथ लगनी चाहिए, ठीक है। बच गया यादव, ठीक है। देवगिरी जिसको बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, और देवगिरी ही था जिसको जो है आप लोगों ने इसका नाम भी चेंज कर दिया था, इसको राजधानी बनाई थी। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग किसने इसको देवगिरी को राजधानी बनाई थी और इसका नाम क्या रखा था देवगिरी का। महाराष्ट्र के अंदर में है देवगिरी आपका, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग किसने देवगिरी को राजधानी बनाया था और देवगिरी का नाम क्या रखा गया था। चांदनी का आंसर सबसे पहले आ गया है दौलताबाद, और इसको राजधानी किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुषमा कुमारी जी का भी आंसर आ गया था सबसे पहले इसका, मोहम्मद बिन तुगलक वाला। तो यहाँ पर में देवगिरी को ही दौलताबाद कर दिया गया था नाम, ठीक है। और
अलाउद्दीन खिलजी के समय में जीता गया था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देवगिरी या दौलताबाद जो थी उसको दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना दिया गया था कुछ समय के लिए। तो आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला आपका। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स ये मस्त पैकी जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख में तिब्बत का जो इलाका है वहां पर मैं फिर रही थी, ठीक है, अचानक से उसको याद आता है अरे मैं यहाँ कहाँ आ गई, मेरे को तो भारत जाना था, तो वो ऐसा टर्न लेकर भारत के अंदर में आती है। तो भारत में जब एंटर करती है तो यहाँ पर मैं पहाड़ों के बीच में रास्ता होगा, ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पहाड़ पे चढ़ी फिर वहां से पहाड़ से ऐसे उतरी नदी बोलेंगी और फिर मैं भारत में, अरे भाई पहाड़ों के बीच में से आएंगी वो किसी ना किसी दर्रे से भारत में। तो यांगपा दर्रा जो है फ्रेंड्स उसमें से आती है भारत के अंदर में, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, यांगपा दर्रा, यांगपा दर्रा, ठीक है। दिव्या केशारी जी आपको आई थिंक शायद कॉल आया होगा यहाँ पर मैं आपका इसमें। अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे उन्होंने बताया कि जो यूपी है आप लोगों का यूपी पीईटी, ठीक है, यूपी परीक्षा चैनल के ऊपर में आज से क्लास होने वाली है 9:30 बजे। जितने भी लोग हैं सारे के सारे आ जाएंगे फ्रेंड्स, 30 डेज का क्रैश कोर्स है आपका, ठीक है, यूपी की एग्जाम्स के लिए। तो सारे के सारे लोग जो है जितने भी लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, 30 डेज का क्रैश कोर्स वाला जो है उसमें भी आ सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो आप लोग बाकी के लोग जो यूपी से नहीं भी है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। आज से 9:30 बजे सारे के सारे लोग जो है आ जाएंगे। इस लेक्चर के बाद में आप डाइवर्ट भी हो जाओगे वहां पर, मैं जिसकी लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा आप लोगों को, तो लेक्चर के बाद उसमें भी ज्वाइन हो जाना आप लोग। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये है यारलुंग सैंगपो, या जिसको आप लोग सैंगपो रिवर या फिर जो है भारत के अंदर में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हो। ये आप देख रहे हो यहाँ पर में, ये नदी यहाँ से भारत में आ रही है। तो ये जो दर्रा है यहाँ पर में इसको यांगपा दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यांगपा दर्रा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कहाँ पर में है ये दर्रा आप लोगों का? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो आपसे ये भी पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले कौन से राज्य में एंटर करती है? तो सबसे पहले जो है कहाँ पर में करती है? सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जिसको वहां पर में सियांग नदी या दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। सियांग नदी किसका नाम है? या दिहांग भी बोला जाता है इसको, दिहांग, सियांग या दिहांग कौन से नदी का ही दूसरा नाम है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। दिहांग या सियांग ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है आपका। ये ओरिजिन कहाँ से होती है? तिब्बत में होती है, तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ से होती है? तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सियांग, दिहांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, तिब्बत के अंदर में इसको यारलुंग सैंगपो या सैंगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए, भारत में भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको पता है भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कितने लोगों को ये याद है ये नंबर? ठीक है, यहां पर मैं मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस एरिया में इस लाइन पर जो समय हो रहा होता है वो पूरे भारत के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहां पर में 5 राज्यों से होकर जाती है ये सीमा, ये जो लाइन है 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें से होकर ये नहीं जाती है। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर में। देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो लाइन है जिसमें से हमारा समय डिसाइड होता है, वो आपका उत्तर प्रदेश में से जाती है, मध्य प्रदेश में से जाती है, छत्तीसगढ़ में से जाती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से जाती है। आप देख रहे हो बिहार में से नहीं जा रही है, ओके, बिहार में से ये नहीं जा रही। तो कौन कौन से राज्यों में से जाती है ये भी आप लोग देख लेंगे यहाँ पर में। देख लीजिए जल्दी जल्दी से, ऊपर से नीचे तक लिखते जाओ सभी लोग, ओके, ऊपर से नीचे तक लिखते जाओ सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में। उत्तर प्रदेश में से जाती है आप लोगों की स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, मध्याह्न रेखा जो भारत की जिसमें से टाइम डिसाइड होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, ओके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों में से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलग है, ठीक है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन अलग है आप लोगों का। तो दोनों के दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है और स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों में से जाती है ये बता देंगे आप सभी लोग, ओके, कमेंट करके। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स साथ साथ में। इस पॉइंट को देखिए आप लोगों ने जो है जो शेड्यूल्स है, ठीक है, और जो लिस्ट वगैरह उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। हमने देखा था फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, कि कौन सा वाले शेड्यूल में क्या है, और 12 के 12 जो अनुसूचियां है वो हम लोगों ने याद की हुई है पूरी की पूरी। आप लोगों को बताना है कौन सी वाली करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पर में। देखो, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया है 1 नंबर के लिए।
ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को गलत पूछा है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन सी लिस्ट में आता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, या समवर्ती सूची में? तो स्टेट की लिस्ट में आता है, बिल्कुल सही बात है, ये राज्य सरकार का काम है। ठीक है, कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए राज्य के अंदर में, ठीक है, वो राज्य सरकार का काम है। सेंसस, जनगणना करवाना, ये बेसिकली किसका काम है? यूनियन लिस्ट का। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, भाई ये चौथी अनुसूची में दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर में दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। ओके, फोर्थ शेड्यूल में चौथी अनुसूची में दिया गया है। जबकि दूसरी अनुसूची के अंदर में आप लोगों का क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची के अंदर में दिया गया है फ्रेंड्स सैलरी के बारे में, जो अलग अलग लोग हैं किसको कितनी सैलरी मिलेगी वगैरह वगैरह, इसके अंदर में दिया है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो सी जो है ये गलत है आपका, और गलत वाला ही आपसे पूछा था, इसी वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1985 में जोड़ा गया था आपका। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची जो है 12 अनुसूची है टोटल, जिसमें से दूसरे नंबर की अनुसूची में अलग अलग पोस्ट जो है भारत के अंदर में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में जो जजेस है उन सबकी सैलरीज इसके अंदर में दी गई है। क्या प्रधानमंत्री की सैलरी भी दी गई है इसके अंदर में? हाँ या ना में आंसर करो जल्दी जल्दी से। क्या प्रधानमंत्री की सैलरी भी इसमें दी गई है? हाँ या ना में आंसर करेंगे सभी लोग। नहीं, प्रधानमंत्री की सैलरी इसके अंदर में नहीं दी गई है दूसरी अनुसूची में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, चलिए बाकी जो चीजें हैं ये आप लोग यहाँ पर में इसको समझ सकते हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 360 किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है फ्रेंड्स, 3 प्रकार के। ठीक है, एक 352 में दिया है, ठीक है, एक 356 में दिया है, और एक 360 में दिया है। ओके, तो 360 वाला आपातकाल किस चीज से रिलेटेड है? तो 360 आर्टिकल नंबर 360 में जो आपातकाल है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। कि अगर भारत में बहुत ज्यादा ही पैसे की कमी हो गई, हमारा जो ऋण है वो हमारी जीडीपी से भी कम हो गया, तो इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाएगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल नंबर 356 में 360 में दी गई है। इमरजेंसी इन स्टेट्स, जिसको आप लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हो, इमरजेंसी इन स्टेट या प्रेसिडेंट रूल एक ही बात है, ये दोनों के दोनों, और ये 356 में दिया गया है। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में है। अच्छा, ये आपातकाल से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो कौन सा है बता सकते हो क्या? शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल या आप लोगों का पार्ट, ठीक है, कौन सा भाग है संविधान का? 25 भाग है, और 25 के 25 भाग आपको पढ़ाया है मैंने। भाग नंबर कितना है या पार्ट नंबर कितना है? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था उसकी, कि कितने साल की उम्र में जो है वो आपातकालीन स्थिति आ जाती है आपकी जिंदगी के अंदर में। आपातकालीन स्थिति आ जाती है आप लोगों की जिंदगी के अंदर में। आप लोग सभी उस आपातकालीन स्थिति से गुजरे होंगे कभी ना कभी। अरे गुजरे हो कि नहीं गुजरे हो? ठीक है, कभी ना कभी जो है 18 साल की उम्र तो आप लोगों की हुई होंगी, है ना? काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं आप लोगों के उसमें, हार्मोन्स के लेवल पे, बॉडी के लेवल में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। आपातकालीन स्थिति होती है वो भी, मान लो अगर उसमें संभाला ना जाए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो जाती है यहाँ पर में आप लोगों का, है ना? चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि भाग नंबर 18 के अंदर में ये दिया गया है आपका आपातकाल वाली जितनी भी चीज़ें। तो ऐसे आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग ट्रिक से कितना अच्छे से याद कर पा रहे हो आप लोग सारी की सारी चीज़ें। तो रिवीजन इज द की, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ तब भारत के राज्य सचिव कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये आपको बताया है मैंने कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे 1919 में, क्योंकि इनके और उस समय के वायसराय के नाम के ऊपर में वो कानून का नाम पड़ा है। तो बताइए, हम लोगों ने कल देखा था, आप लोगों को याद होगा अगर, ठीक है, कि भाई 1919 के कानून को नाम क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि 1919 के कानून का नाम क्या है। उसी से आप लोगों को ये अंदाजा लग जाना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी। चलिए गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 जब लागू हुआ उस समय में लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू जो है वो भारत के क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय में भारत के वायसराय थे, वायसरॉय। ठीक है, वायसरॉय। तो वायसराय कौन था 1919 में? ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि 1919 में क्या क्या घटना घटी। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर में आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1919 अप्रैल 1919 के अंदर में लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अगर 1919 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? भारत के राज्य के सचिव, ठीक है, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर ही, ये चंगू मंगू जो थे, इन लोगों ने मिलकर ही क्या किया? अच्छा, चंगू मंगू बन भी गया, देखो, चंगू मंगू,
है ना, मस्त बन गया इनका। तो चंगू मंगू जो थे, इन लोगों ने मिलकर ही क्या किया था फ्रेंड्स, 1919 का कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी वजह से इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सरकार के, भारत के अंदर भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ओके, मतलब भारत के मामलों के मंत्री ब्रिटेन में। और चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। वायसराय जो है भारत का अधिकारी होता था, भारत में आकर रहता था। और अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था, वो ब्रिटेन की सरकार में एक मंत्री होता था, जिसको भारत की जिम्मेदारी दी जाती थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लॉर्ड्स जो है यहाँ पर में मॉन्टेग्यू आपके उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया, 2 साल बाद 1921 के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कैसे प्रकार की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ये आप लोग बता देंगे जल्दी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आप लोगों की, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज। ठीक है, इसमें कांसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। कांसे का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका एक ऐसा एलॉय, ठीक है, एलॉय या मिश्र धातु, मिश्र धातु एलॉय, या फिर आप लोगों का मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु आप लोगों की, जिसके अंदर में आपका कॉपर होता है, कॉपर, ठीक है, कॉपर और टिन को मिलाया जाता है। ठीक है, तांबा और टिन इसके अंदर में मिलाया जाता है, तांबा, ठीक है, तांबा और टिन जो है वो मिलाया जाता है, और ये बन जाता है आपका ब्रॉन्ज। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में, या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना हम लोग सीख गए थे। तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स आप लोग, इसको जो है आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा फ्रेंड्स। जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर चुके होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन तो चलो आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कह दिया, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा भी कहते हैं इसको, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली जगह जहां पर में जहां पर में जो है खुदाई हुई थी सिविलाइजेशन की, वो हड़प्पा नाम का शहर था सबसे पहले, इसी वजह से ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो आप लोगों की हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ओके, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करती थी, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1921 के अंदर में, ये भी आप लोग याद रखोगे। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि ब्रास जो एक एलॉय और है, ब्रास जिसको आप लोग पीतल कहते हो, पीतल, ठीक है, ये कौन से 2 चीजों का मिश्रण है। ब्रॉन्ज तो आपको पता चल गया कि कॉपर और टिन का मिक्सचर है ये आपका, ठीक है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर में इसमें खुदाई हुई थी। उस समय में भारत के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अलग 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 आंसर आ रहे हैं, देखते हैं जब तक कि आप लोग आंसर कर रहे हो, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में। ठीक है, कॉपर और जिंक, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर में कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा। इस तरीके से आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा। या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 7611101104 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, और टेस्ट की लिंक के साथ में आप लोगों को पता है कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो।